धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब पर चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्ण खान जी, क्योंकि उनके बगैर अगर इतनी सारी खबरों पे बात करेंगे तो मुझसे तो हो नहीं पाएंगी, क्योंकि तमाम चीजों को समझना भौगोलिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या वहां की राजनीतिक स्थिति के तौर पर आसान बात नहीं है। और मैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अखबार का पत्रकार रहा हूं, जिस पत्रकार को एक जगह लगा देते हैं वो घोड़े की तरह उसी तरफ देखने लग जाता है। जिसे प्रशासन दे दिया वो प्रशासन देखता है, जिसे पुलिस दे दिया उसे पुलिस के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। आज के एंकरों की तरह नहीं होता है कि हर चीज पर वही खेलने लग जाए, वही करने लग जाए। खैर, लंबा चौड़ा हो जाएगा सिलसिला। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। तो चंडीगढ़ आपका आगमन हो चुका है? हाँ, चंडीगढ़ में आ चुका हूँ। आसपास में घूमने का इरादा है। हालांकि आज मैं यहीं पे हूँ क्योंकि शाम में भी हमारा मजदूर एकता कमेटी की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है 6:30 बजे पेंशन के ऊपर, कि क्यों पेंशन को खत्म किया जा रहा है और मजदूर वर्ग क्या करे। वैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में आज जो कहा मुझे बड़ा सही और अच्छा लगा कि पत्रकारों में भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे डॉक्टर्स का होता है, किसी को प्रशासन दे दिया, किसी को पाकिस्तान दे दिया, वो एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन उस एक्सपर्ट बनने के चक्कर में पत्रकारिता खत्म हो जाती है। जी नहीं, पत्रकारिता खत्म नहीं होती है सर। वो एक्सपर्ट जो होते हैं वो अच्छे पत्रकार माने जाते हैं। मान लीजिए रक्षा मंत्रालय अगर कोई देख रहा है तो वो एक ही पत्रकार होगा और उसे पूरी जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के चला गया और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्टिंग करने लगा जैसे आज के एंकर कर रहे हैं। वो तो अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, मैं थोड़ा कहने में नहीं बता सका, लेकिन गोदी मीडिया के कारण यह जो विशेषज्ञ, जैसे रक्षा विशेषज्ञ की आपने बात की, वहां पे वो धाराशायी कर देते हैं रक्षा के बारे में कि किस तरह से है, क्या है डिफेंस है, क्या मतलब है, ना समझने के बावजूद उंगल हर जगह करते हैं। जी चलिए, खैर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वैसे आप चाइना के बॉर्डर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कहीं आपका इरादा तो नहीं हिमाचल जाने का? हिमाचल में जरूर जा सकता हूं, वहां का प्लान बनता है सोलन और आसपास के इलाके में। वैसे हिमाचल में मैंने बहुत फ्लाइंग की है, उसके हर कोने में तकरीबन गया हूं, इसलिए उससे याददाश्त है मेरी। जी चलिए, चाइना की खबर ये आ रही है कि अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत चाइना का सबसे बड़ा गलबगियां करने वाला दोस्त बन गया है। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं पढ़ रहा था इस पे और डेटा देखें तो पिछले वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले अमेरिका हमारा नंबर 1 होता था। अमेरिका से हमारा व्यापार थोड़ा घटा है और चीन से थोड़ा बड़ा है, और इसके कारण चीन जो है 118.4 बिलियन और अमेरिका 118.3 बिलियन तकरीबन बराबर है। लेकिन यदि हम अंक में देखें, क्रमांक में देखें, तो चीन नंबर 1 हो गया है। और मुख्य रूप से चीन के साथ जो हमारा होता है, हम उसको जो भेजते हैं वह रॉ मटेरियल है, यानी रॉ आयरन हो गया, तेल हो गया, या जिस तरह की चीजें हैं वह भेजते हैं। और वहां से जो आते हैं वह फिनिश्ड गुड होते हैं, यानी मान लीजिए हमारे हेल्थ सर्विसेज में है तो हेल्थ इक्विपमेंट आते हैं, वह बने बनाए आइटम आते हैं, यानी बहुत सारी चीजें यहां से जो लेकर जाता है उसका बना के फिर से वो बाजार ढूंढता है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। और इस तरह से चीन के पूरे विश्व भर में नंबर 1 बनने की जो कोशिश है पूंजी के मामले में, उसमें भारत बहुत बड़ा उसका मददगार है। जी तो जो ऐप के खिलाफ स्ट्राइक की गई थी, बड़ा हल्ला मचाया गया था कि हम मिटा के रख देंगे चाइना को, वो सब ड्रामेबाजी है। टिकटॉक कहें या फुलझड़ी बंद करने की बात कहें तो शुद्ध ड्रामाबाजी है। मतलब इस तरह की ड्रामाबाजी है कि भक्तों तक को ही यह समझ में आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। जहां पूरे हाथी के हाथी चले आ रहे हैं, उसके पूंछ के बाल भी शायद हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी चलिए, अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाक अधिकृत कश्मीर में बवाल चल रहा है पिछले कई दिनों से। अब पाक का जो राष्ट्रपति है वो एक्टिव हुआ है, वो मीटिंग बुला रहा है, और पीओके का जो प्रधानमंत्री है, जिसका नाम बताया जा रहा है चौधरी अनवर उल हक, वो भी एक्टिव हो गया है। ये क्या वहां चल रहे बवाल को रोक पाएंगे? क्योंकि रोकने से पहले ही तो कह रहे हैं कि भारत की साजिश है। भारत की साजिश तो इन्होंने कह दिया, ठीक है, भारत में कुछ होता है तो हम पाकिस्तान या विदेशी साजिश का नाम देते हैं,
लेकिन वहां की जनता आखिर विरोध क्यों कर रही है, क्यों विद्रोही मतलब उसका एक दिमाग हो गया, और वही हजारों नहीं लाखों की संख्या में शुक्रवार के पहले से शुरू था। कारण था कि वहां बिजली के दाम बढ़े, टैक्स बढ़े, महंगाई बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये जनता, और स्वतंत्रता नहीं, आजादी नहीं है, क्योंकि इनकी मांगों में कई तरह की चीजें हैं जिसमें एक है आजादी। वह आजादी का नारा दे रहे हैं। आजादी का नारा कहें तो भारत से ही जंतर मंतर और अन्य जगहों से शुरू हुआ था, और कन्हैया से लेकर बाकी लोगों में नाम है आजादी आजादी। आजादी केवल कहने से हो ना हो, लेकिन जब इतना ही नहीं बल्कि जब शुक्रवार को शुरू हुआ और उसके बाद से जब इन पे लाठी चार्ज हुआ, इनके ऊपर अश्रु गैस डाले गए और बेंत से मारी गई, तब जाके इन्होंने पूरे कश्मीर में, तथाकथित रूप से आजाद कश्मीर कहें, हमारे तरफ से ऑक्युपाइड कश्मीर कहें, पूरे तरह से शनिवार और आज के भी दिन वहां पे चल रहा है। लाखों की संख्या में आगे इधर से चली, और कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेज AK-47 का इस्तेमाल किया, 2 इनके लोगों को मार दिए, कई लोग दर्जनों में घायल हुए, ये सब चला। तो मुख्य मुद्दा है कि आजादी केवल इसलिए कि तुम्हें भारत में नहीं, तुम पाकिस्तान का हिस्सा या एक स्वतंत्र कश्मीर बनेगा तो दूर की बात है, हमें तो भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है, बिजली की भी कंटिन्यूअस आपूर्ति नहीं हो रही है, महंगा तो कर ही चुके हो, और अब कहते हो कि उसमें भारत का हाथ है। अब कहते हो कि हम जो है तुम्हें सस्ते खाद्य पदार्थ देंगे, और तुर्रा देखिए जिस प्रधानमंत्री की आपने बात की, चौधरी जी कहते हैं कि भले ही कश्मीर का विकास हो ना हो, अब हम सस्ते दर पे हम तुम्हें चावल दाल देंगे। यानी विकास के लिए चावल दाल, हमारा जो था बिजली था, पानी था, वो सब लूट रहे हैं। जी, मुझे लगता है हमारे यहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि 75 साल में हमारे यहाँ वालों ने भी 5 किलो राशन के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, और इसे भी विकास बता रहे हैं वो। जी हाँ, 5 किलो चावल पहले, जहां तक बात है, मुझे करीब 2 वर्ष पहले ही लोगों को काफी फ्री में मोबाइल वगैरह सिम मिले थे, और उसके बाद से अब देखिए 500-600 रुपये केवल 3 महीने के लगते हैं। तो 5 किलो चावल भी अब सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, करना मुश्किल है। और यह पूरे पाकिस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व भर के लोग सीख रहे हैं। और जहां विरोध खड़ा होता है, वाईफाई बंद कर दो, इनके जो नेता है उनको उठा के जेल में डाल दो, इनको कहो कि ये देशद्रोही हैं वगैरह वगैरह कर दो, लाठी चार्ज और गोली मारना तो सामान्य सी बात है। जी, यानी कि आम जनमानस जो है उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो भेड़ बकरियों की तरह ये सत्ता में बैठे लोग कुछ पूंजीवादियों के साथ मिलकर उनको धकेलने या मिटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। खबर है अफगानिस्तान से, उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ आ गई है, 300 लोग एक झटके में मर गए। जी हाँ, ये अचानक बाढ़ आए और 1000 से अधिक घर तबाह हो गए। जैसा आपने कहा, 300 लोग मारे भी गए हैं, और इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से नहीं है। सही में एक समाज यदि विज्ञान का आधार पर है, समाजवादी समाज है, तो वहां पर इस तरह की चीजों को होती है। करीब 10-12 वर्ष पहले हमारे यहाँ भी पूरे उड़ीसा में जब एक तूफान आया था, सुनामी टाइप का आया था, वहां से चक्रवात, सुनामी नहीं चक्रवात आया था, और वहां की कहानी ये थी, उस समय यह था आई थिंक 2003-4 10 वर्ष पहले, ज्यादा 15 वर्ष पहले हुआ था। वहां की कहानी ये थी कि वहां के DM और SP थे, पहले अपने भागने की उसमें लग गए, ना कि जनता के बारे में। यानी हमारी समाज में पहले से एडवांस पता करना कि इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। दूसरे, इस तरह के ना तोड़े जैसे हमारे उत्तराखंड में हुआ था, जिससे कि कृत्रिम बाढ़ आता हो। यहां पे बाढ़ का कारण मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है। तीसरे, इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो पूरे समाज में सरकार द्वारा आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं। वह नदारद है आज हर जगह से, कहने के लिए पेपर पर शायद हो, शायद उसके मंत्री भी हों, लेकिन उसके अंदर में कुछ भी नहीं है जिससे जनता को भूकंप आए, इस तरह की बाढ़ आए या आग लगे तो उनको बचाया जा सके। जी, बिल्कुल सही बात है। रोजाना भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, क्या कहीं कोई रिहर्सल, कोई मॉक ड्रिल, कोई तैयारी या सरकार के माथे पर कोई चिंता नजर आ रही है? आपको नहीं आएगी, क्योंकि सरकार तो सत्ता हथियाने में लगी हुई है, किसी भी तरीके से नफरत फैलाकर। अगली खबर है नाइजर से। अब यहाँ से अमेरिकी जो लड़ाकू विमान है वो वापस बुलाए जा रहे हैं। हाँ, लड़ाकू विमान भी आ रहे हैं कि 1000 सैनिक हैं, उनको भी वापस करने की बात हो रही है। अमेरिका बार बार कह रहा है, बाइडेन ने खुद भी कहा है कि ठीक है हम मुख्य रूप से हटा ले, लेकिन छोटी मोटी हमारी सैन्य टुकड़ी रहे, वैसे जैसे कि रूस की है। यानी इनको बहुत ज्यादा मोह है वहां पे, और उस एरिया में सस्ता मजदूर मिलता था,
ये ड्रोन्स बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां बनाए थे, जहां से वो पूरे सप्लाई करते थे, यूक्रेन को भी जाता था, इजराइल को जाता था। उस ड्रोन को भी बंद करना पड़ेगा, इसलिए लोगों को बहुत दुख हो रहा है। और साहेल रीजन में कह रहे हैं कि हटाया नहीं जाएगा, नाइजीरिया से हटाएं तो साहेल रीजन में जाएगा। साहेल रीजन बोले तो बुर्किना फासो, माली में तो नहीं जाएगा, शायद नाइजीरिया में जाए, शायद अगल बगल में जाए। यानी उनकी जो लालच है, जो साम्राज्यवादी नीति है, उसमें इतनी जबरदस्त छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जनता की तो जीत कहेंगे इसे आप? बिल्कुल, नाइजर की जीत है और वहां की जनता की जीत है। हालांकि सैनिक सत्ता आ चुकी है वहां पे, वह पूरे के पूरे कहें तो जनता के द्वारा नहीं था, लेकिन ये जो सैनिक जो कू करके आए हैं, सत्ता पलट करके आए हैं, यह प्रो जनता है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और अमेरिका फ्रांस की सैनिक जा चुकी है, ये लोग जो बचाते थे वहां के टेररिस्ट को, उसको भी ये लोग मार रहे हैं, और पूरे साहेल रीजन के लिए लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। जी, अगर हम नाइजर में जनता की जीत की बात कर रहे हैं, तो जॉर्जिया में जो जनता सड़कों पे उतरी हुई है, सरकार के खिलाफ कह रही है कि रूस के खिलाफ ना जाओ, तो उसे क्यों ना जनता का आंदोलन कहें? जनता का आंदोलन तो है, लेकिन जनता का आंदोलन किस तरफ लेके जा रहा है? क्या वह क्रांतिकारी आगे की तरफ है या प्रतिगामी पीछे की तरफ है? और सत्ता दल ने, रूलिंग क्लास ने बड़ी सबक सीखा है, बहुत बड़ा इतिहास है, जितना हमसे सीखा, हमने सीखा उसे ज्यादा उन्होंने सीखा, जैसे भारत में, कि जनता के एक हिस्से को अपने साथ लाओ, देशवाद के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे। और आश्चर्यजनक रूप से जॉर्जिया में, जहां की हम बात कर रहे हैं, ये लोग इस आधार पर जा रहे हैं कि हम अपने देश के साथ नहीं, हम रूस के साथ नहीं, जहां से सस्ते तेल और बाकी सारे सामान लेते हैं, जॉर्जिया का अपना भी होगा, हम यूरोपियन यूनियन के साथ जाए। इसके बावजूद कि देख रहे हैं किस तरह से यूरोपियन यूनियन की जनता विद्रोह कर रही है, मजदूर वर्ग पूरा का पूरा। क्या अमेरिका भड़का रहा है उन लोगों को? अमेरिका, ये जहां कारण मैं आ रहा था, इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि जो विदेशी संपत्ति आता था एनजीओस को और यहाँ के विपक्षी दलों को, उसका डिटेल सरकार को देना जरूरी नहीं था। अब सरकार ने नियम बनाया है कि जो भी विदेशी फंड आ रहा है उसके बारे में बताना होगा। भारत में तो हर जगह से बंद कर दिया, पता है, यहां पे एक भी जनता नहीं कहेगी कि विदेश का धन आ रहा है तो उसको हम रोके। यहां पे जो रोक हो रहा है उसको ये जनता कह रही है और विपक्षी दल कह रही है कि नहीं, हम आए चुपके से आए। और जितने ये जनता है, इनके नेता, इनके जो मिडिल लेवल के नेता हैं, जैसे मैदान रिवॉल्यूशन हुआ था यूक्रेन में 2014 में, हमारे यहाँ जो हुआ था, कहां का पैसा लगा, क्या लगा, वे में डिटेल नहीं पता है। और इस तरह के जनता के एक हिस्से को दिमाग को बदला गया, 50,000 लोग तक आए हुए। हालांकि पक्ष में जो आया था कि इस तरह कानून बनाया जाए, लाखों लोग पहुंचे थे, उसके बारे में हमारे कम लोगों को, जनता को पता होता है। 3 या 4 दिन पहले इन लोगों ने किया था, 1 मई के बाद की बात है, या 2 या 3 मई को किया गया था। तो इन लोगों के दिमाग को भ्रष्ट किया गया है और कोशिश की जा रही है कि यहां भी कू टाइप का चीज करके बिना चुनाव के हम सत्ता को हड़प लें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज को एक ही नजरिए से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जनता का इस्तेमाल भी करते हैं और जनता साजिशों का शिकार भी होती है। अब शुरुआत करते हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों की। और इसमें जो पहली खबर है वो आ रही ईरान और नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई। ये आपस में ज्यादा घुल मिल रहे हैं। पश्चिमी दुनिया काफी चिंतित नजर आ रही है इनको लेकर। चिंतित तो होंगे ही होंगे। 20-22 वर्ष पहले, थोड़ा सा इतिहास, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति थे और उस समय जब हंगामा चला था, इन्होंने इराक पे आक्रमण वगैरह करवाया था, उसी समय की बात है जब इन्होंने कहा था इन देशों को, जिसमें ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को, इन्होंने कहा था एक्सिस ऑफ एविल, यानी दुष्टों के ये एक्सिस है, अपनी बातें नहीं करते हैं, नेटो की बातें नहीं करते हैं। उसके बाद से देखिए आज के समय में ये एक्सिस ऑफ एविल काफी बड़े हो गए हैं। ईरान समर्थित यानी रेसिस्टेंस फोर्सेस देखें तो कई जगह फैल गए हैं, हमास, हुतीज वगैरह वगैरह है, अन्य देशों में भी जा चुके हैं, सीरिया में भी है। इनके साथ जो सबसे बड़ी चीज है, रशिया आ चुका है, चीन जिस कारण से भी हो इनके साथ है। ये एक्सिस ऑफ एविल नहीं, अब ये सीधे के सीधे जो कोल्ड वॉर, जब यूएसएसआर के समय में एक खंड यूएसएसआर था, दूसरा पक्ष यूएसए और उनके साथी थे, अभी ये पैदा हो रहा है और इनके साथ अन्य कई देश भी आने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ मिल रहे हैं। और इससे वेस्ट वर्ल्ड की, चूंकि इनके साथ अपने ही देश के लोग नहीं, पूरे अरब वर्ल्ड की
और दूसरे देशों के लोग भी, यहां तक यूरोपियन यूनियन के अंदर के लोग भी, जैसे फ्रांस, जर्मनी जिसके मैंने बातें की, विद्रोह हो रहा है, वो लोग भी इनके कह रहे हैं कि इनके साथ दो। आज सबसे बड़ा एविल, सबसे बड़ा दुष्ट अमेरिका है, ना कि ये है। दूसरी बात, इनकी मिलिट्री पावर को देखें तो ईरान के यूएवी जो बढ़ रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को चाहिए, नॉर्थ कोरिया को तेल चाहिए, और नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल का जो है, वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल, उसकी टेक्नोलॉजी ईरान को चाहिए। और एक दूसरे से मिलकर, पीछे में तो रशिया है ही है, मिलकर एक दूसरे को तेल के भी आदान प्रदान, धंधा करने के लिए बनिया के तौर पे इनके साथ चाइना है ही है। बिल्कुल चाइना ही है। और इस तरह से, और दोनों देश, यदि हम रशिया को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश अभी व्यापार करने के लिए अमेरिका की तरफ से, इसलिए स्वाभाविक है कि आपस में मिले और एंटी इंपेरियलिस्ट फोरम को तेज करें। जी, यमन में भी बताया जा रहा है कि हमास यानी गाजा की तरह, हिजबुल्लाह यानी लेबनान की तरह सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया जाएगा। जी हाँ, ये तो बिछाया जाएगा, लेकिन उसके पहले देखें तो वहां पे 2015 से, जब ये लोग सऊदी अरेबिया के खिलाफ लड़ रहे थे और अन्य जगहों से भी काफी जबरदस्त इनकी लड़ाइयां चल रहे थे। और दूसरी चीज कि यमन का वो हिस्सा जो अभी हुतीज के अंदर है, वो पहाड़ी इलाका है, एक नेचुरल उनको कैमोफ्लाज मिलता है और गुफाएं भरी पड़ी हैं। और इन्होंने देखा अभी जो हाल फिलहाल में जो आपने कहा कि किस तरह से गाजा में और यहां तक कि ये जो दूसरे आसपास के जगहों में जहां भी इनके रेसिस्टेंस फोर्सेस है, वहां पे ये लोग सुरंग बना के कर रहे हैं। वैसे इतिहास में चल जाए तो वियतनाम भी सुरंगों का ही देश था, और यहां पे इन्होंने सुरंग बना के जो अब कोशिश की है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका, ब्रिटेन जितने भी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं उनसे बचाया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, वहां पे मिसाइल्स को कि जो बेस है वहां रखा जाए ताकि वहां से मारा जा सके और उसके बेस को खत्म ना करे। और यह बड़ा ही जबरदस्त इनका आगे की तरफ मिलिटराइजेशन की बात कहें तो केवल यमन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे देश जो कि अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि सुरंगों में जाए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो नीचे उतर के तो लड़ते नहीं, ऊपर से बम फेंके और चले गए। पर यह अलग बात है कि अफगानिस्तान पर पिछले 20 साल से बम फेंकते रहे और आखिरकार अमेरिका को जान बचाकर वहां से खुद भागना पड़ा। हर जगह से यही इनकी स्थिति होती है। खैर, अब अगली खबर जो है वो आ रही है फिलिस्तीन समर्थित कंटेंट से जुड़ी हुई, जिसको अगर आप फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो क्या होगा आपके साथ, बता दीजिए सर। ये हमारे YouTube के भी साथ हो रहा है। इंस्टाग्राम में कोई भी पोस्ट आप अपलोड कीजिए, वो कारण नहीं बताता, कहता अपलोड नहीं हो रहा, 3-4 बार ट्राई कीजिए। और अभी वहां के किसी ग्रुप ने, मेटा ग्रुप के ऊपर, मेटा यानी फेसबुक वाला जो है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने खोज की, करीब 1000 से अधिक केसेस देखे जिनको बैन कर दिया गया, या वह चलता नहीं अपने आप पे, जहां वही पड़ा हुआ, आप जब तक खास उस साइट पे नहीं जाएंगे आपको दिखेगा नहीं, यानी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और इन्होंने पाया कि 100 से अधिक ऐसे कंटेंट जो कि इजराइल को एक्सपोज करते थे, जो वहां पे नरसंहार, जनसंहार को दिखाते थे। अभी हाल फिलहाल में 7 से 9 जो इनके हॉस्पिटल्स हैं गाजा में, जैसे अल शिफा हॉस्पिटल है, और जहां से कि मास कब्रगाह, ग्रेवयार्ड जो मिला है इन लोगों को, देखा गया है 500 से अधिक लोग मारे गए हैं। और जिसमें साफ इतनी भयानक है कि देखा गया है कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि जीते जी इनके ऊपर ट्रक चला दिया गया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़ा ही भयानक स्थिति पैदा होता है। और इसको इन लोगों ने वहां से हटा दिया है और कह रहे हैं कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने हैं, ये कहीं ना कहीं से इजराइल और अमेरिका को साथ कर रहे हैं, और जो भी ऐतिहासिक जो पोस्ट आ रहे हैं उनको ये लोग इरेज कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं, नस्तानाबूद कर रहे हैं। जी चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं। उन्हें जो करना है वो करते रहेंगे। आप बात कर लेते हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति की। उन्होंने कहा कि आईसीसी को वारंट गिरफ्तारी का तुरंत जारी करना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका ने आईसीजे से कहा है कि वो आदेश जारी करे कि गाजा से इजराइल की सेनाएं वापस लौटें। ये सही बात है। ये तो आईसीसी के लिए गए हुए कोलंबिया के राष्ट्रपति तथा कथित रूप से लेफ्टिस्ट हैं, वैसे कम्युनिस्ट नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा है, आईसीसी के पास गए हैं कि अरेस्ट वारंट जारी किया जाए और अमेरिकी दबाव के और इजरायली दबाव के बाद ही किया जाए, क्योंकि ये आदमी जनसंहारिक है। मतलब हिंदी में अनुवाद इस तरह से कर रहा हूं, जेनोसाइडल है।
तो इसलिए जरूरी है कि उसको जेल में डाला जाए, तभी बंद होगा। और साथ साथ उसने अपनी राजनयिक संबंध जो इजराइल के साथ वो खत्म कर दी गए। और साउथ अफ्रीका इन द मीन टाइम आईसीजे यानी वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास फिर दोबारा गए हैं कि भाई इसको तुरंत बंद किया जाए, नहीं तो जिस ढंग के जनसंहार कर रहे हैं, जो अभी जिसकी मैंने चर्चा की है, अंडरग्राउंड जो ग्रेवयार्ड से निकले हैं उनकी चर्चा जो मैंने की, और नहीं तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और किसी भी तरह से रफाह पे आक्रमण को रोका जाए, नहीं तो अभी कुछ हजार में है, लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पे भारी संख्या में 1.5 मिलियन से अधिक लोग वहां पे है। 1.5 नहीं, मतलब कितने हैं, 10-15 लाख लोग, 1.5 मिलियन के आसपास है सर, 15 लाख के आसपास है। 15 लाख लोग हैं। और उनकी तबाही, बर्बादी, उनकी हत्या को रोकने के लिए जरूरी है कि आईसीजे दोबारा आदेश पारित करे। क्या असर होगा बात अलग है, देखते हैं जी। जोहान्सबर्ग में जो एक प्रोग्राम चल रहा है, एक मीटिंग, एक सम्मेलन चल रहा है, वैश्विक रंग भेद विरोधी सम्मेलन, उसमें तमाम देशों के जो हैं अफ्रीकी देशों के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नामीबिया के न्याय मंत्री के हवाले से एक प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने जर्मनी की आलोचना की है। नामीबिया की प्रशंसा करना होगा, वैसा नाम हमें शायरी सुनने में आता है। नामीबिया याद है, हमारे यहाँ पे चीते आए थे। ठीक है, मर भी गए बेचारे, जो भी हो, चीते आए थे और लाने वाले लोग चीता बन जाते हैं। खैर छोड़िए उस बात को। जर्मनी ने 1904-1908 में नामीबिया के लोगों ने जब विद्रोह किया था जर्मन सत्ता के खिलाफ, तो वहां एक जनसंहार किया था। उस सदी का सबसे बड़ा जनसंहार जर्मनी ने ही शुरू किया था। अब जर्मनी अपनी मानवता दिखाने की कोशिश कर रही है। इनमें हिरोरा और नामा करके जो वहां की प्रजातियां थी उसको तकरीबन इन्होंने खत्म कर दिया गया। इसलिए हमेशा नामीबिया यह याद रखता है कि ये हमारे दुश्मन है, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी में किया वो हमें नजर आता है। वैसे हम भारतीय बड़े ही प्यार से जाते हैं और अमेरिकी और खासकर अंग्रेजों को भी के घुटने छू के आते हैं, या भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। उन्होंने भी हमारे यहाँ जब बंगाल में फेमिन हुआ था तो लाखों लोगों की कृत्रिम वो पैदा करके लाखों लोगों की भूख से मार दिया था। हम उसमें ना जाए। अभी जर्मनी कहता है कि जो आईसीजे में गया है वह गलत है, साउथ अफ्रीका जो गया है वो गलत है, और आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया है इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, वो गलत है। क्योंकि इजराइल तो बेचारा चुपचाप अपनी आत्मरक्षा की लड़ रहा है, कहां वो जनसंहार कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं जर्मनी करता है। इसी पे नामीबिया के न्याय मंत्री ने कहा है कि चांसलर जो है वहां का, यानी शोल्प जो है, अंडानुकार जो भी है, वह बिल्कुल गलत कर रहे हैं और बहुत ही निम्न स्तर की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, ये अंडानुकार जो आदमी है, ये आपको लगता नहीं बड़ा बेशरम सा आदमी है? बहुत ही बेशरम है, बहुत ही बेशरम है, निम्न स्तर का ये। और साथ साथ आपके जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये सब के सब उस स्तर पे आ गए हैं जिन्हें कोई हया और शर्म जैसी चीज नहीं है। जैसे अर्जेंटीना का भी राष्ट्रपति जो नया चुन के आया है, खुलेआम रूप से जाके पांव छूते, आपके पैर पड़ जाते हैं। यहाँ पे कहने के लिए मानव अधिकार की बात करते हैं और दूसरी तरफ ठीक उसका उल्टा काम करते हैं जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।